नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि वे पदक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन सीएम धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपने खेल भावना से ये सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने पर अमन सहरावत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपकी कठिन मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति प्यार ने आपको इस ऐतिहासिक सफलता तक पहुंचाया है। और अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की दिल्ली उत्तराखंड सदन में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा और राहत कार्यों के साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। सीएम सांसद और सीएम बलूनी में हुई मुलाकात। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड सरकार का मानसून सत्र आगामी 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस मानसून सत्र में सरकार की तरफ से कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस सत्र में अनुपूरक बजट को भी लाने का काम किया जाएगा, क्योंकि कई विभागों को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, इसलिए सत्र में इसे लाने का कार्य किया जाएगा। मानसून सत्र की जहां शुरुआत होने जा रही है, वहीं सदन के पटल पर कई विधेयक सामने लाए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ कांग्रेस भी 21 अगस्त को गैरसैंण में उपवास करने की तैयारी कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 6 महीने के अंदर हमें अगला विधानसभा सत्र लाने की संवैधानिक बाध्यता रहती है। उस नाते हमारे विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में 21, 22, 23 अगस्त को हम लोग आउट कर रहे हैं और हमारे पास जो बिजनेस है अभी तक, उस नाते हमने अपनी तय भी की है और उसी के लिए हम लोग ये विधानसभा सत्र हम लोग इसमें हम उन्हीं विधेयकों को इसमें लाने का भी काम करेंगे। संभावना लगती है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ विभागों ने कंटिजेंसी से अपना फंड लिया है, कुछ विभागों ने आवश्यकता महसूस की है और साथ में हमारे यहाँ केंद्र के जो बजट प्रस्तुत होने के बाद जो नई स्कीम्स आई है, उसको लेके भी फंड हमें यानी बजट देने की बात, उसमें प्रावधान करने की बात रहती है। तो एक कैबिनेट के अंदर अनुपूरक बजट आए, उसके लेके प्रस्ताव यदि पारित होगा तो फिर हम इसे सत्र में भी ला सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही साथ देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे उपवास। पूर्व सीएम गैरसैंण में करेंगे उपवास। 21 अगस्त को गैरसैंण में हरीश रावत करेंगे उपवास। हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, गैरसैंण की उपेक्षा का बीजेपी पर लगाया गया आरोप। तो पूर्व सीएम हरीश रावत विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले उपवास करते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीएम गैरसैंण में करेंगे उपवास। हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, गैरसैंण की उपेक्षा का लगाया गया आरोप। 21 अगस्त को उपवास करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। गैरसैंण की उपेक्षा का बीजेपी पर लगाया आरोप। विधानसभा सत्र के साथ ही पूर्व सीएम करेंगे उपवास।
तो 21 अगस्त से हरीश रावत करेंगे उपवास। गैरसैंण की उपेक्षा का भारतीय जनता पार्टी पर लगाया आरोप। विधानसभा सत्र से पहले पूर्व सीएम शुरू करेंगे उपवास। और इसी खबर पर संवाददाता देहरादून से अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत उपवास करने का कार्यक्रम बना चुके हैं, गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है और कितने लोग इस उपवास में हरीश रावत के साथ शामिल होंगे? उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस मानसून सत्र की शुरुआत गैरसैंण में यहाँ पर आयोजित होगी। मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा और इस मानसून सत्र को लेकर गैरसैंण में जो सरकार की तरफ से जो तैयारियां वो लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई है। लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद है कि ये मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है, तो उसकी शुरुआत पहले दिन ही यहाँ पर हो जाएगी, जब 21 अगस्त को ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सत्र की शुरुआत सदन के भीतर की जाएगी। तो सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से उपवास वहां पर रखा जाएगा, 1 दिवसीय उपवास होगा। सबसे बड़ी बात है कि गैरसैंण की उपेक्षा का उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम तो किया है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी के जो काम वहाँ पर संचालित होने चाहिए थे वो अब तक वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। वो काम वहाँ पर गैरसैंण में संचालित हो सके, सरकार गैरसैंण में पहुँच सके और पहाड़ की जनता को पहाड़ की राजधानी से काम की विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके, उसके लिए लगातार उनकी तरफ से प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जब 21 अगस्त को गैरसैंण में मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का चिन्ह गैरसैंण में लगाने की मांग को लेकर उपवास करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से सत्र के 3 दिन का जो कराने का काम है उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। यानी कौन कौन से विधेयक सदन के पटल पर आने हैं उसको लेकर विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। विभागों के प्रस्ताव आ रहे हैं। अनुपूरक बजट में किस प्रकार से विभागों को बजट यहाँ पर देना चाहिए, कितने बजट की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार बजट सत्र में मानसून सत्र के इस बजट सत्र की जो शुरुआत है मानसून सत्र में वो हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि सदन के भीतर विपक्षी सदस्य सीधे तौर पर 3 दिवसीय सत्र कराने को लेकर हंगामा करेंगे, जो सदन के भीतर के सदस्य हैं, और सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उपवास करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक होगा और 3 दिन के इस सत्र में सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही होगा कि किस प्रकार से विपक्ष के हमलों को यहाँ पर नाकाम किया जा सके और जो सदन है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर हरीश रावत उपवास करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार के विधानसभा सत्र को गैरसैंण में शुरू करने की तैयारी अब सरकार के द्वारा की गई है। ऐसे में एक तरफ सरकार के द्वारा तैयारी और दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा उपेक्षा। बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि सरकार की तैयारियां तो ने जो विधायकों के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के जवाब यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। जो उस दौरान जो प्रश्नकाल वहाँ पर चलने की उम्मीद है, उस प्रश्नकाल में जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को उत्तरित करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ जो चिंता का विषय वो यही है कि विपक्ष के सदस्यों के जो आक्रामक सवाल होंगे उनको किस प्रकार से वहाँ पर तोड़ा जा सकता है, उस पर किस प्रकार से सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब यहाँ पर दिया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर इस समय सत्ता पक्ष मंथन करता हुआ नजर आ रहा है। 13 अगस्त को कह सकते हैं कि धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, तो कैबिनेट बैठक में बाकायदा जो सत्र है, अनुपूरक बजट है, उन सब चीज़ों को लेकर अनुमोदन मंत्रिमंडल के यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि सत्र इस बार जो गैरसैंण में होगा, क्योंकि बजट सत्र सरकार की तरफ से गैरसैंण में नहीं कराया गया था, जबकि उम्मीद थी कि सरकार बजट सत्र गैरसैंण में कराएगी, लेकिन चारधाम यात्रा के चलते जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं बाधित ना हो, इसलिए देहरादून में बजट सत्र को कराने का काम किया गया था। लेकिन इस बार मानसून सत्र का ये जो सत्र है उसको वहाँ पर गैरसैंण में करा रही है, ताकि 6 महीने के भीतर जो सत्र को कराने की जो बाध्यता है वो भी पूरी हो सके और विपक्षी सदस्यों के जो सवाल है या सत्ता पक्ष विधायकों के जो सवाल है उनका भी जवाब यहाँ पर दिया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में उपवास करने का ऐलान किया, तो ऐसे समझा जा सकता है कि एक बार फिर गैरसैंण के इस विषय को लेकर विपक्ष आक्रामक होगा, जनता को करने का काम करेगा। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पुलिस की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। गढ़वाल आईजी करण सिंह नांग्याल ने बताया है कि 20 अगस्त को
विधानसभा भवन में पुलिस की ब्रीफिंग की जाएगी। ट्रैफिक और लॉ ऑर्डर के हिसाब से पुलिस की ड्यूटी तैयार की जा रही है। वहीं विधानसभा क्षेत्र में परिचय पत्र के हिसाब से लोग प्रवेश कर पाएंगे। ट्रैफिक को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। कानून चमोली सीओ और इंस्पेक्टर गैरसैंण और भराड़ीसैंण के सारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए। उन्होंने अपनी कितने पुलिस बल की आवश्यकता होगी इसकी मांग भेज दी, कितने वाहनों की आवश्यकता होगी, इन सब सारी डिमांड वहाँ पे भेज दी है। हमने उस हिसाब से स्वीकृत कर दिया है कि जितने पुलिस बल पीएसी इत्यादि की आवश्यकता है हम उनको अलॉट करते रहे। और बाकी जहाँ जहाँ बैरियर इत्यादि यातायात को व्यवस्थित करने के लिए ड्यूटियां हैं, अनावश्यक भीड़ का दबाव विधानसभा में न पड़े उसके लिए ड्यूटियां हैं, वो सारी चीजें चिन्हित कर दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री के जनपद प्रवास कार्यक्रम के लिए सूचना के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जनपद के लिए अपर निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी नियुक्त किए गए। रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए संयुक्त निदेशक एस चौहान नियुक्त किए गए। टिहरी और उत्तरकाशी के लिए संयुक्त निदेशक नितिन उपाध्याय, तो वहीं बागेश्वर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के लिए उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई। यूएस नगर, चंपावत और अल्मोड़ा के लिए उप निदेशक रवि बजारिया की नियुक्ति हुई। देहरादून में केंद्रीय महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी समस्त राज्यों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभागों की वर्चुअल मीटिंग ले रही हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुई। वहीं मीटिंग में महिला और बाल विकास विभाग से संचालित योजनाओं की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की सरकार का महिलाओं को सशक्त करने और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। पिछले लंबे समय के बाद आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रुड़की विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए और बजट पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड की अनुमानित इनकम 89 करोड़ है, उनमें से 70 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, जिनमें से वेतन, स्वास्थ्य, लाइट सहित कई विकास कार्य होंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि निगम के 40 वार्डों में से 50-50 लाख के विकास कार्य होंगे, जो कि बोर्ड बैठक में सर्वसहमति से पास हुए हैं। सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं भी बताई। रुड़की नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, ये 12वीं बैठक है हमारे बोर्ड की। इससे पूर्व बैठक इसलिए नहीं हो पाई कि जो डीएम को पहले अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी, तत्काल परमिशन भी मिल गई। तो इस बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितनी हमारी इनकम है, लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपके वेतन में खर्च होती है और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है और पथ और उसकी लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग इसमें विकास का कार्य कराएंगे। क्योंकि काफ़ी समय से बोर्ड निधि में ये निर्णय नहीं हो पाया था, तो हम ये चाहते हैं कि बराबर धनराशि सब में बटे और बोर्ड में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उसके अनुसार लगभग 50-50 लाख रुपए की धनराशि का कार्य हर वार्ड में कराएंगे। तो ये लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसी हमारी हो जाती है, जिससे हम डेवलपमेंट। उत्तराखंड में लगातार मौसम की मार देखने को मिल रही है। राज्य में आज देहरादून, टिहरी और बागेश्वर जनपद में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम निदेशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी हल्की से मध्यम गति की बारिश देखने को मिल सकती है। तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश की जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी 10 तारीख को। तो 10 तारीख को मैं ये कहूंगा कि जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो देहरादून,
टेहरी और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है कि यहाँ पर जो है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल देखने को मिलेगी। इसके साथ भारी वर्षा की बात करें कल, तो जो अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, चाहे उसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में है, पिथौरागढ़ है, या चंपावत है, नैनीताल है, और इधर में पौड़ी की भी बात करें तो पौड़ी में भी कल भारी बारिश की जो है संभावना और जगह में भी है, या उधम सिंह नगर में इसमें भी संभावना रहेगी। तो कल अगर देखा जाए तो जो बारिश की एक्टिविटी वो ज़्यादा है, और भारी से बहुत भारी वर्षा जो 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने बोले हैं, जिसमें कि देहरादून है, टेहरी है और इसके बाद बागेश्वर है, तो इनमें वो भारी से बहुत भारी वर्षा रखी गई है। और जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हमारे हिल्स में करीब करीब उनमें भी सभी में इक्का दुक्का जगहों में भारी वर्षा वहां पर भी। बद्रीनाथ हाईवे गोचुर के पास कमेड़ा में पहाड़ी से मलबा आने पर सुबह 4 बजे से इसे बंद करना पड़ा, जिसके बाद शुक्रवार रात्रि की भारी बारिश के चलते यहां पहाड़ी से मलबा गिरकर सड़क पर आ गया, जिसके चलते यातायात बाधित हो गया। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। पीआरडी जवान विनोद बिष्ट एक हादसे में असमय मौत का ग्रास बन गए। नगर पंचायत थराली में कार्यरत विनोद अपने घर से तहसील जाते हुए प्राणमती नदी पर लगी ट्रॉली से नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का इंतजार कर रहे थे कि ट्रॉली की रस्सी में पैर फंसने के कारण विनोद सिंह बिष्ट नदी में गिर गए और गिरने से सिर में चोट आई। चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।